हेलो दोस्तों, मार्केट अपडेट्स विद स्टॉक्स बाजीगर में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि ऐसे क्या रीज़न थे जिसके वजह से आज बैंक निफ्टी इतना ऊपर था। तो सबसे पहले तो HDFC बैंक ने काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट दिए थे और लग ही रहा था कि HDFC बैंक आज मार्केट में जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है उसको ऊपर लेके आएगा। वैसे हुआ भी, लेकिन बाद में HDFC बैंक करेक्ट हुआ। उसके बावजूद बैंक निफ्टी आज 733 पॉइंट ऊपर चढ़ के बंद हुआ है। लगभग 3.12% का उसने रिटर्न दिया है। तो वो क्यों दिया? तो उसके पीछे का जो बड़ा रीज़न था वो था जेट एयरवेज का फिर से जो रिवाइवल के चांसेस दिख रहे हैं। उसमें एक बड़ी न्यूज़ छुपी थी, वो थी कि अगर जेट एयरवेज फिर से अपना ऑपरेशन शुरू करता है तो हो सकता है कि बैंक जो बैंक के पास उसका पैसा फंसा हुआ है वो उनको फिर से मिले। तो ये एक सेंटिमेंटल बूस्ट था जो हमें बैंक्स में आज देखने मिला। तो ये SBI है, यस बैंक है, PNB है, ऐसे जितने भी बैंक्स हैं जहाँ पे यस बैंक का छोटा मोटा या फिर बहुत बड़ा पैसा अटका है, वो सारे के सारे आज चल रहे थे। तो ऑब्वियसली ये सारे करोड़ों में पैसे होते हैं तो बहुत सारा NPAs इससे रिकवर हो सकता है, इसलिए शायद ये आज का रैली था। यहाँ पे जो जलान एंड कैलरॉक का जो कंसोर्टियम इसको फिर से रिवाइव करने का प्रपोजल दे चुका था, वो COC ने आज अप्रूव किया है। तो इसलिए जो 18 महीने से उनका जो ऑपरेशन बंद था, जो 4000 एम्प्लॉयज़ का सैलरी नहीं मिल रहा था, तो वो सब अब धीरे धीरे जेट एयरवेज देना शुरू करेगी, ऐसा हमको लग रहा है। क्योंकि अब देखेंगे कि ये जो NCLT वाले हैं, ट्रिब्यूनल वाले, वो इसके ऊपर क्या डिसीजन लेते हैं और कैसे ये जो जेट एयरवेज का रिवाइवल वो कैसे पैन आउट होता है। तो यही रीज़न है कि आज जेट एयरवेज भी अपर सर्किट पे 5% पे जाकर बंद हुआ। वो अब 40 रुपये के आसपास था, तो अभी उसका सर्किट लेवल कम किया गया है, तो वो आज अपर सर्किट पे बंद हुआ। और हो सकता है कि जब ऐसी न्यूज़ आएगी तब तक ये स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन ये सारी चीज़ों को काफ़ी टाइम लगने वाला है और इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें फंस के मतलब नहीं है। जो डाल के भूल जाना चाहता है कि चलो लॉस तो लॉस, लेकिन एक चांस ले लिया जाए, ऐसे लोगों के लिए ये ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि अगर जैसी हमें उम्मीद है वैसे अगर होते गया, जेट एयरवेज फिर से अपनी उड़ान भर सका, तो फिर उनको भी यहाँ पे प्रॉफिट होगा। लेकिन ये जैसे मैंने बोला कि थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, तो जो समझदार लोग हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए काम करना चाहते हैं, उनको तो इससे दूर रहना चाहिए। अब बात करते हैं निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 दोस्तों आज ओपन तो हुआ 1180 के आसपास, उसके बाद उसने 11873 का लो लगाया, वहाँ 11820 का एक लो लगाया है और हाई लगाया है 11898 का। तो लगभग 11900 के नीचे ही उसको रेजिस्टेंस मिला, वहाँ से वो करेक्ट होके 11873 पे बंद हुआ है। तो आप देखोगे तो 11820 से लेके 11898, तो ये छोटे से रेंज में आज निफ्टी ने काम किया है। जबकि बैंक निफ्टी ने 3.12% का रिटर्न दिया है, 733 पॉइंट का 733 पॉइंट्स का उसमें आज गेन है। तो आज देखोगे तो बैंक निफ्टी 24,266 पे 66 पे बंद हुआ है। तो यहाँ पे बहुत लोग ऐसे थे जिन्होंने बैंक निफ्टी को जब ऊपर खुलते हुए देखा, उन्होंने देखा कि ये 300 साढ़े 300 पॉइंट पहले ही चल चुका है, तो उन्होंने वहाँ पे शॉर्ट कर दिया। क्योंकि किसी को नहीं लगा था कि ये 24,000 तक जाएगा, और वो लोग फंस गए क्योंकि ये उसके ऊपर और 200-250 पॉइंट चला गया। मैंने सिर्फ सुबह सुबह टेलीग्राम चैनल पे इतना ही लिखा था कि आज बैंक निफ्टी में अच्छा खासा रैली आएगा
और SBI चलेगा, क्योंकि SBI अपना बुक वैल्यू से भी काफ़ी मिल रहा था, तो उसमें एक वैल्यू इन्वेस्टिंग का अपॉर्चुनिटी था, तो उस हिसाब से मैंने बोला था कि SBI चलेगा। लेकिन हुआ ये कि सुबह सुबह जैसे ही जेट एयरवेज़ की न्यूज़ पता चली 7:30 के आसपास, तो मुझे भी एक थोड़ा सा एक आइडिया आ गया था कि जेट एयरवेज़ भी आज अच्छा चलेगा। लेकिन उसका जो बैंक से जो रिलेशन है वो मुझे मार्केट आवर्स के दौरान पता चला, जब ये रैली पहले ही हो चुकी थी, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा बोल नहीं पाया। अदरवाइज़ मैं भी टेलीग्राम चैनल पे ये ज़्यादा रिवील करता था कि यहाँ पे कहीं पे भी आपको शॉर्ट नहीं करना है, इसको आपको बने रहना है, ये और ऊपर जा सकता है। तो इस तरीके से आज निफ्टी बैंक बहुत अच्छा चला है। आप देखोगे तो ICICI बैंक 415 के ऊपर जाके बंद हुआ है, 5% स्ट्रॉन्ग आज वो रहा। हमको याद है लॉकडाउन में 2 या 3 बार वो जब 338 340 के या 345 के आसपास आया है, वहाँ से वो घूम के हमेशा 400 के आसपास गया है। 395 का हम लोग इसलिए हमेशा कंजर्वेटिव टारगेट लेके इसमें काम करते थे, क्योंकि अगर 395 से अगर घूम गया स्टॉक तो वहाँ पे हमको नुकसान उठाना पड़ेगा, जो हमने प्रॉफिट हमको मिल रहा है वो कम हो जाएगा, इसलिए हमने 395 तक का ही हमेशा टारगेट रखा है। 400 के ऊपर पहली बार जाके आया था वहाँ से, लेकिन रिटर्न आके फिर से वो 345 350 पे आया था। तो अभी भी ये 416 के ऊपर है, तो मैं समझता हूँ कि ये अभी भी इसको फिर से थोड़ा नीचे ही आना है, ज़्यादा से ज़्यादा और 5-10 रुपया चलेगा, उसके बाद फिर से उसमें बिकवाली आएगी। दूसरा जो है एक्सिस बैंक है, जो 4.20% ऊपर बंद हुआ है, तो 492 के आसपास बंद हुआ है। एक्सिस बैंक 415 पे मैंने सजेस्ट किया था, उसके बाद आज देखो आप अच्छा खासा इसमें भी प्रॉफिट है। गेल 87.50 पे बंद हुआ है 4.17% पे। तो गेल को मैंने 81-82 में जब चल रहा था उस टाइम पे मैंने इसको बोला था, अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखो आपको समझ में आएगा। उस समय हुआ क्या था, जो निफ्टी था वो 12,000 के ऊपर चल रहा था और वहाँ पे कोई भी स्टॉक ऐसे वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए दिख नहीं रहे थे। तो मेरी नज़र गेल पे पड़ी थी, NTPC पे पड़ी थी, ONGC पे पड़ी थी, लेकिन ONGC का जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने सिर्फ गेल और NTPC का नाम बोला था और इनके ऊपर जो टारगेट्स है CLSA के वो मेंशन किए थे और बोला था ये खरीद लो। तो वहाँ से 81 से लेके अब 87.50 तक वो चला है। उसके बाद SBI तो मैंने आज ही बोला था कि इसको बाय कर लो, ये वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से ये अच्छा लेवल पे है। तो वहाँ से देखो आप 198 था जब मैंने सुबह रिकमेंड किया था, 204 पे जाके 4.11% पे जाके बंद हुआ। और जो नेस्ले है वो लगभग 4.5% तक वो भी ऊपर चला है और 16,100 के ऊपर वो बंद हुआ है। तो ये जो रैली है ये आज ही के दिन आई है और लगभग 500-600 पॉइंट इसने भी आज लोगों को कमा के दिया है। तो ये आज निफ्टी के कुछ गेनर्स है। लूजर्स में आप देखोगे तो डिवीज़ लैब है जो 3.75% से ज़्यादा करेक्ट हुआ है, 3,102 पे आज वो क्लोज़ हुआ है। आइशर मोटर है जो 2,200 पे क्लोज़ हुआ है। 2 दिन पहले ही आइशर मोटर 2,303 लगा के आया है, तो उसको जितना हाई जाना था मेरे ख्याल से वो जाकर उसने अच्छा खासा वहाँ से गिरावट दिखाई है और ये आज 3% नीचे बंद हुआ है। हीरो मोटोकॉर्प 3,256 पे बंद हुआ है 2.70 पे। सिप्ला 763.90 पे वो भी 2.5% से ज़्यादा नीचे बंद हुआ है। और बजाज ऑटो ये जो पहले ही चल चुका था वो 2986 पे बंद हुआ है। तो इस तरीके से आज मार्केट में वो सेक्टर में करेक्शन है, जैसे ऑटो सेक्टर है, जैसे तुम्हारा फार्मा सेक्टर है, जैसे IT सेक्टर है, वो सेक्टर में आज गिरावट है जो पहले चल चुके हैं, जो बहुत ज़्यादा रिटर्न्स दे भी चुके हैं। और वो सेक्टर चल रहे थे जैसे सीमेंट, फर्टिलाइज़र, बैंक्स, जो अब तक अंडर परफॉर्म कर रहे थे। तो ये मेरे ख्याल से फ्राइडे से चल रहा है कि IT और फार्मा में बिकवाली हो रही है और बैंक्स ऊपर चल रहे हैं। तो फ्राइडे और आज का दिन
ये दोनों मिला के आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा यहाँ से रिटर्न दे दिया है। तो कल क्या होगा, कल ये हो सकता है कि इतना चलने के बाद बैंक निफ्टी थोड़ा सा और ऊपर जाके और 200-300 पॉइंट ऊपर जाके वहाँ से इसमें सेलिंग आ जाए। तो मैं अभी भी बोलता हूँ कि इतना जल्दी सेलिंग मत करना। एक 24,400 24,500 तक अगर ये आए तो वहाँ पे सेलिंग के लिए एक मौका मिलेगा। खुलते ही अगर आप सेलिंग करोगे तो इसमें फंसने के चांसेस ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा पहले इंतज़ार करना पड़ेगा सुबह कि इसमें क्या हलचल होती है और उसके हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। तो खैर निफ्टी में नीचे की तरफ 11,550 एक बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट है और ऊपर की तरफ 12,050 12,070 ये एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। तो जब जब मार्केट नीचे आएगा तो वहाँ पे आप देखोगे तो बाइंग ही होने वाली है, क्योंकि अभी भी लोगों को ये उम्मीद है कि दिवाली से पहले निफ्टी 11,250 का जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो भी टच करेगा। तो फ़िलहाल तो ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो वोलेटिलिटी है मार्केट में उसका कोई भरोसा नहीं है। आज भी आप देखोगे तो ऑपरेटर्स लोग ज़्यादा आज काम करते हुए आपको दिखाई देंगे। सुबह मैंने उसी से रिलेटेड एक पोस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाली थी। बहुत लोगों को लगता है कि ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक्चुअल में आज भी ऐसे होता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि ये जो बड़े बड़े प्रमोटर्स हैं उनका बहुत बड़े बड़े ब्रोकरेजेस या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के साथ उनका टाइप होता है और वो लोग साथ में मिलकर डिसाइड करते हैं कि करना क्या है। तो डीमार्ट में जब अच्छा खासा आज लोगों ने शॉर्ट करके रखा था तो डीमार्ट को ये लोग 7% ऊपर लेके गए। और मैंने आज मेरे टेलीग्राम चैनल पे यही बताया था कि डीमार्ट को शॉर्ट करने का गलती बिल्कुल मत करना। 2-3 रीज़न है। पहला तो ये है कि डीमार्ट जब 2000 के नीचे जाता है, लास्ट टाइम भी देखा आपने 1950 पे इसमें बाइंग आई थी, तो ये अच्छे लेवल है जहाँ से स्टॉक को वापस 2200 पे लेकर जाया जा सकता है। दूसरा चीज़ ये है कि रिज़ल्ट के बाद शॉर्ट करने के लिए बहुत लोग भागेंगे। ये लोगों को वो प्रोमोटर को एक्सपेक्टेड था। प्रमोटर ने कल ही उसका जो दूसरा कंपनी है उस मतलब जिसमें उसका इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे पहले स्टेक बढ़ाया था। उस पर से एक आइडिया आ जाता है कि ही इज़ इन बाइंग स्प्री। तो अगर उसका मैक्सिमम लेवल अगर डीमार्ट में अगर कंप्लीट हो चुका है तो वो अपने जो फ्रेंड सर्कल है यानी कि अपने जो टाइप वाले लोग हैं, क्या वो उनको नहीं बता सकता कि आज आप माल उठा लो, भर भर के उठा लो। तो ये मार्केट में चलता है। जिसको एक्सपीरियंस नहीं होता वो लोग ये चीज़ें समझ नहीं सकते, लेकिन हमने ये पहले ही भाप लिया था कि ये होने वाला है। और तीसरा जो रीज़न टीवी वाले दे रहे हैं वो ये दे रहे थे कि कमेंट्री अच्छा है। देखो कमेंट्री के बारे में तो मैंने कल भी बोला था कि क्या है, जो लास्ट क्वार्टर है लॉकडाउन वाला उसमें 78% का नुकसान था। ये क्वार्टर में वो नुकसान कम हुआ है, फिर भी 36-38% का नुकसान है। इसका मतलब क्या है कि अभी भी वहाँ पे दिक्कतें हैं लॉकडाउन के वजह से या अनलॉक के वजह से भी कोरोना के टाइम पे अभी भी लोग वहाँ पे जा नहीं रहे, उतना उनको बिजनेस मिल नहीं रहा है। तो वहाँ पे आप देखोगे तो थोड़ा रेवेन्यू में फ़र्क पड़ेगा ही, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो आउटलुक अच्छा दिया है उसके कारण आज इसमें बाइंग आई। तो ये 2-3 रीज़न्स है जिसके वजह से आज डीमार्ट ने काफ़ी लोगों को फंसाया है और बहुत लोगों को आज शॉर्ट कवरिंग इसमें करनी पड़ी है। तो खैर ये डीमार्ट पे हो गया। दूसरा अगर स्टॉक का हम लोग बात करें आज का तो वो SBI है। तो SBI के बारे में मैं क्या बताऊं। SBI में पहला तो ये रीज़न था कि वो उस काफ़ी नीचे चला गया था, वहाँ से इसको फिर से ऊपर आना था, तो वैल्यू बाइंग का अपॉर्चुनिटी वहाँ पे था ही। दूसरा चीज़ ये है कि SBI का मतलब जेट एयरवेज़ ने SBI का बहुत ज़्यादा पैसा लिया है और जेट एयरवेज़ अगर फिर से उड़ान भरता है तो SBI को उसका पैसा मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। ये रीज़न है जिसके वजह से SBI ऊपर चला था।
और आपने देखा रहेगा जब जब वो 200 रुपये के ऊपर जाता है तो वो फिर से एक 211 तक का टारगेट तो वो बना ही लेता है, और वहाँ से उसको रेजिस्टेंस आके वो फिर से गिरता है, या फिर अगर ऊपर चला तो वो एक 230 240 तक का भी एक रन दे सकता है। लेकिन फ़िलहाल मेरे ख्याल से इतनी कोई उसमें पॉजिटिव ऐसे ट्रिगर वाली न्यूज़ है नहीं, क्योंकि ये जो लोन वगैरह का जो चीज़ है वो लॉन्ग टर्म वाली बातें हैं। इसको तो अभी अभी सिर्फ नॉड मिला है, तो ये इम्प्लीमेंट करने को ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके अलावा आप देखोगे तो जो और भी कंपनीज़ है जो अपना रिज़ल्ट डिक्लेयर कर रही है, उसमें ब्रिटानिया ने अच्छा रिज़ल्ट दिया है। तो आज ब्रिटानिया में भी आज कुछ लोगों ने पोजीशन बनाया ही होगा, और उस पे हो सकता है कि कल उसी तरीके का रिएक्शन आए जैसे मैं जनरली बोलता हूँ कि बाय ऑन रूमर एंड सेल ऑन न्यूज़। तो एक्सपेक्टेशन पे बहुत लोग ख़रीद लेते हैं और बाद में उसको बेच देते हैं। तो मैंने बताई हुई जो बाकी कंपनीज़ है उसमें भी आप देखो तो अच्छा खासा अब तक हमको पैसा मिला है। टाइटन भी जब पिछला 2-3 दिन में नीचे आया था ड्यू टू दैट कंट्रोवर्सी, तब मैंने बोला था ख़रीद लो इसको, क्योंकि अभी सब माहौल ठंडा पड़ चुका है। जो भी तनिष्क के ख़िलाफ़ जो भी ट्विटर पे जो चल रहा था वो कम्प्लीटली बंद हो चुका है, तो ख़रीद लो। तो वहाँ से अच्छा खासा उसने रिटर्न दे भी दिया। उसके अलावा और भी जो स्टॉक्स है, जैसे मैंने बोला था कि रेफ्रिजरेशन से रिलेटेड स्टॉक्स है वो चलेंगे, तो वो कल अच्छे चले। तो ऑब्वियसली मैं रोज़ तो मैं वीडियोस बनाता नहीं हूँ, लेकिन मैं टेलीग्राम पे रोज़ मैं बहुत सारे स्टॉक्स आइडियाज़ डिस्कस करता हूँ, और उसमें आपको मेरे ख्याल से अच्छा पैसा बनता भी होगा। तो अगर आपका वहाँ पे पैसा बनता है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपने किस स्टॉक में सबसे ज़्यादा पैसा कमाया। तो दोस्तों मैं और एक चीज़ बताऊंगा कि इक्विटास का जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसका कल आईपीओ आने वाला है। ऑब्वियसली उसका जो इक्विटास होल्डिंग लिमिटेड है वो पहले ही मार्केट में है, तो उस स्टॉक में और उज्जीवन फाइनेंस और एयू स्मॉल बैंक, ये सारे स्टॉक्स आज चल रहे थे, क्योंकि हमेशा ऐसे होता है कि जब भी कोई आईपीओ आने वाला होता है तो उसका होल्डिंग कंपनी हो या उसके पेयर्स हो, उसमें हमको हलचल दिखती है। तो वो आज हुआ, और कल आप देखोगे तो इसका पहला दिन है, तो पहले दिन के बाद हमको समझ में आएगा कि इसमें करना क्या है। इसमें लिस्टिंग गेन तो होने वाला है, क्योंकि ये जो कंपनी है वो माइक्रो फाइनेंस में ज़्यादा बिलीव करती है, और उसका जो टारगेट ऑडियंस है वो ऐसा लोग हैं जो लोग छोटा छोटा माइक्रो लेवल का बिजनेसेस करते हैं, जिनका जो लोन का टिकट साइज़ है वो 1 लाख 2 लाख 3 लाख वगैरह इस टाइप का होता है। तो ऐसा बेस इंडिया में बहुत ज़्यादा है, और उसी वजह से मैं कहता हूँ कि जो भी NBFCs होती है या जो ऐसे स्मॉल बैंक्स है उनका जो क्या कहेंगे हम लोग, जो टारगेट होता है, टारगेट ऑडियंस हमको जो मार्केटिंग में हम लोग कहते हैं वो काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि ये जो तबका है वो ज़्यादा डिफ़ॉल्ट भी करता है, और इसलिए स्मॉल बैंक्स में NPAs का बहुत बड़ा इशू हो सकता है। तो ये कुछ रीज़न है जिसके वजह से मैं ये कहूँगा कि मैं हो सकता है कि मैं लिस्टिंग गेन के लिए इसमें पार्टिसिपेट करूं, लेकिन मैं इसको होल्ड करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं इनफैक्ट इक्विटास को होल्ड करने का एक बार मैं सोच सकता हूं, लेकिन इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को मैं नहीं होल्ड करूंगा। सेकेंडली जो ऐसी कंपनीज़ है जो इसका आईपीओ लाने में काम कर रही थी, फॉर एग्जांपल IIFL सिक्योरिटीज़ है और एडलवाइज है, आप देखोगे उसके भी स्टॉक चल रहे थे। तो ये जो आईपीओ है उससे रिलेटेड काफ़ी स्टॉक्स आज चले हैं। कल ये आईपीओ खुद आएगा तो उसमें आपको कल अच्छा खासा इसमें बाइंग भी दिखेगा, और मेरे ख्याल से सेकेंड दिन तक
ये काफ़ी गुना सब्सक्राइब भी हो जाएगा और तीसरा दिन मैं इसमें अप्लाई कर दूंगा। तो यही बोलना था। मेरी तरफ से डिस्क्लेमर है कि देखो, मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं NSE का सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस प्रोफेशनल हूँ और NSE का सर्टिफाइड मार्केटिंग प्रोफेशनल लेवल 4 हूँ। तो जो भी मैं स्टॉक्स के सजेशन देता हूँ वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें पैसा लगाएं, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें काम करना है तो आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप इस पर राय लें, क्योंकि आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, मैं कहीं पे भी उसका भागीदार नहीं रहूँगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, बाय।